माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, दीक्षित क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो है चैप्टर 4 का 4 नंबर क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन इस चैप्टर का हम बना चुके हैं। कई सारे लोगों ने कहा था कि सर अलीगढ़ मूवमेंट बताइए, तो आज वो क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। पहला हेडिंग आप लोग देंगे इंट्रोडक्शन। सैयद अहमद took various steps through which the Western education reached the Muslim community and revived it। सर सैयद अहमद खान जी ने उन तमाम स्टेप्स को उठाए थे जिससे कि वेस्टर्न एजुकेशन मुस्लिम समाज तक पहुंच जाए और उसको रिवाइव कर सके। रिवाइव का मतलब पुनर्जीवित होता है, तो यहाँ पुनर्जीवित का मतलब उससे है कि वेस्टर्न एजुकेशन में वो सजग हो जाएंगे, जग जाएंगे, वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में जान पाएंगे। इन लेटर टाइम द अलीगढ़ कॉलेज, बाद के समय में अलीगढ़ कॉलेज became the center of the movement for the social, cultural and political aspirations of the Muslim community। बाद के समय में क्या हुआ कि यही अलीगढ़ कॉलेज उस आंदोलन का सेंटर बना जो कि क्या लिखा हुआ है, फॉर द सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक एस्पिरेशंस बने होता है महत्वाकांक्षा ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, मतलब मुस्लिम समाज के लिए यह आंदोलन था, उनके सोशल बेटरमेंट के लिए, उनके कल्चरल बेटरमेंट के लिए, उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए। दिस अवेकनिंग इन द मुस्लिम कम्युनिटी इज कॉल्ड द अलीगढ़ मूवमेंट। और मुस्लिम समाज में ये जो अवेकनिंग था, अवेकनिंग मतलब होता है जागरण, तो जागरण का मतलब वो सोए हुए से जगाना नहीं है, जगाने का मतलब कि उनका सोशल अपलिफ्टमेंट हो, उनका कल्चरल डेवलपमेंट हो, उनका पॉलिटिकल एस्पिरेशन ज़्यादा हो, इसके लिए। और ये जो अवेकनिंग थी मुस्लिम समाज के लिए, इसी को अलीगढ़ मूवमेंट कहा गया। फिर यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे तो अच्छा होगा। कई बार होता है कि आपके पास 8 नंबर का आंसर लिखना होता है तो टाइम नहीं भी हो पाता है। खैर, इट्स मेन पर्पजेस वर अपीजिंग द ब्रिटिश एंड शोइंग देयर लॉयल्टी as well as setting up the separate platform of political activities for the Muslims। और इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि किसी भी तरीके से अंग्रेजों को अपीजिंग मतलब होता है मनाना, खुश करना, एंड शोइंग देयर लॉयल्टी, और उनके प्रति यानी अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा, अपनी वफादारी, यानी उनके प्रति लॉयल रहना, एज वेल एज सेटिंग अप सेपरेट प्लेटफॉर्म। और इसके अलावा एक चीज़ और था इस आंदोलन का टारगेट कि सेटिंग अप सेपरेट प्लेटफॉर्म का मतलब मुस्लिम समाज के लिए एक राजनीति करने का एक अलग प्लेटफॉर्म सेट किया जाए। दिस प्लेटफॉर्म सोन डेवलप एंटी हिंदू एंड एंटी कांग्रेस लेनिंग। और ये जो प्लेटफॉर्म सजाया गया इस तरह से सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा, वो धीरे धीरे, लेनिंग मतलब होता है झुकाव, उसका झुकाव धीरे धीरे कहाँ होता गया, एंटी हिंदू एंड एंटी कांग्रेस। उसके बाद अगले हेडिंग जो देंगे आप लोग, लीडर्स, और इसके लीडर्स का नाम लिखेंगे तो आप थोड़ा हाईलाइट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। कई बार होता है ना कि पेन बदलना संभव नहीं होता है, तो जिस पेन से आप लिख रहे हैं उसी पेन से आप उसको हाईलाइट कर देंगे ताकि कम से कम एग्जामिनर की नज़र वहाँ पे पहुँचे। सम ऑफ द लीडर्स ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट वर, अलीगढ़ मूवमेंट के कुछ लीडर का नाम चिराग अली, अल्ताफ हुसैन अली, मौलाना शिबली नोबानी, नाजिर अहमद एंड अदर्स। उसके बाद फिर अगली हेडिंग है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। द अलीगढ़ मूवमेंट वॉज द क्रिएशन ऑफ सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान की रचना थी, यानी उनके द्वारा क्रिएट किया गया था। ही बिलीव दैट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द मुस्लिम, it was necessary for them to imbibe modern western scientific knowledge and culture। उनका ऐसा मानना था सर सैयद अहमद खान जी का कि अगर हम माने मुस्लिम समाज के सोशल और रिलीजियस लाइफ में अगर हम इम्प्रूवमेंट करेंगे तो ये किस तरीके से होगा, इसके लिए ये ज़रूरी है कि उनके मन में एक
एम्बाइब माने होता है धारणा बनाना, मन में बैठाना। मॉडर्न वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज एंड कल्चर, कि उनके मन में ये बैठ जाए कि वो वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज और कल्चर में वो सजग रहें, मतलब उनका विकास हो। ऐसा सर सैयद अहमद खान जी का मानना था। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी टाइम ये थॉट, वो ये भी सोचते हैं कि इट वॉज नेसेसरी फॉर द मुस्लिम के लिए ये भी ज़रूरी है टू मेंटेन देयर इस्लामिक आइडेंटिटी, कि वो अपने इस्लामिक आइडेंटिटी को भी मेंटेन करके रखें, ये भी वो चाहते थे। माने एक तरफ फिर से उस लाइन को हम बोल रहे हैं, ही बिलीव दैट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ, अगर मुस्लिम अपने सामाजिक और माने धार्मिक जीवन में अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो उनको अपने मन में बैठा लेना होगा कि उनको वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए, उनका कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन बट एट द सेम टाइम, उस टाइम यानी उसी समय सर सैयद अहमद खान जी ये भी कहते हैं कि इट वॉज नेसेसरी फॉर द मुस्लिम टू मेंटेन देयर इस्लामिक आइडेंटिटी, कि अपने इस्लामिक आइडेंटिटी को भी वो मेंटेन करें। उसके बाद फिर अगला लाइन थोड़ा यहाँ पर अगर आप चेंज कर पाएंगे तो ठीक है। सर सैयद अहमद अडॉप्टेड 2 डिफरेंट व्यू पॉइंट ड्यूरिंग 2 फेजेस ऑफ हिज लाइफ। फेजेस माने चरण, पॉइंट ऑफ व्यू माने दृष्टिकोण, माने उनके देखने का जो नज़रिया था सर सैयद अहमद खान के, उसको 2 फेजेस में लिखा हुआ, माने उनके लाइफ के 2 फेज थे और बड़े मजेदार फेज हैं। ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। पहले हेडिंग आप देंगे द आइडियल ऑफ हिंदू मुस्लिम सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब यहाँ पे यूनिटी से है और आइडियल माने जानते हैं आदर्श। इन हिज अर्ली डेज माने अर्लियर डेज, अपने स्टार्टिंग के दिनों में ही यूज टू प्रीच, अक्सर प्रीच माने होता उपदेश देना, माने वहाँ यहाँ पे ये कहा गया है कि वो हमेशा इस बात को कहते थे, ही यूज टू प्रीच द आइडियल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम यूनिटी का आदर्श उनके उपदेशों में झलकता था। वो ऐसा उपदेश देते थे जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाई देती थी। ही सेड, वो कहते हैं कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर वन नेशन, कि हिंदू और मुसलमान मिल करके एक राष्ट्र हैं, एक देश हैं। द 2 sons ऑफ द सेम मदर, एक ही माँ के 2 संतान हैं। ही ऑल्सो सेड, वो ये भी कहते हैं दैट भारत माता 2 eyes, कि ये भारत माँ के 2 आँखें हैं। वर द हिंदूज एंड मुस्लिम, मतलब भारत माता की जो 2 आँखें हैं वो एक आँख हिंदू है और दूसरा आँख मुस्लिम है। एंड इफ वन वर हर्ट, अगर एक को चोट लग जाए तो द अदर वुड ऑल्सो बी अफेक्टेड, तो दूसरी भी प्रभावित होगी। कितनी सुंदर लाइन है ये, कि सर सैयद अहमद खान जी कहते हैं कि भारत माता की जो दोनों आँखें हैं वो एक आँख हिंदू है और एक आँख मुस्लिम है। अगर किसी भी आँख में चोट लग जाए तो दर्द दूसरी आँख को भी होगा, दूसरी भी अफेक्टेड होगी। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के दौरान ही हैड ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर बंगालीज, और ये जो शब्द थे उनके, उसका बहुत सम्मान बंगाली समाज में किया गया है। ये रिमार्क, और उन्होंने ये टिप्पणी दी थी सर सैयद अहमद खान जी ने, दैट द बंगालीज वर द क्रोन ऑफ द मदर इंडिया। क्रोन माने होता है मुकुट, माने उन्होंने रिमार्क किया था सर सैयद अहमद खान जी ने कि बंगाली जो हैं वो भारत माँ के मुकुट हैं। ही ऑल्सो डिमांडेड दैट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली इन इंग्लैंड एंड इंडिया, और इस बात की भी मांग की थी सर सैयद अहमद खान जी ने कि सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं होती हैं साइमल्टेनियसली माने होता है एट द सेम टाइम, एक ही समय में इंग्लैंड और भारत दोनों में कराई जाए। और दूसरी एक मांग ये भी किया था उन्होंने कि दैट द ब्रिटिश शुड ग्रांट सेल्फ रूल टू इंडिया। सेल्फ रूल, ग्रांट माने सेल्फ रूल माने अपना शासन, यानी अंग्रेज भारत को आज़ादी की स्वीकृति दें, यानी भारत को आज़ाद करें, ये मांग भी उन्होंने उठाई थी। उसके बाद अगली हेडिंग है, ये जो उनके लाइफ का दूसरा फेज है, द आइडिया ऑफ हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट। ये जो आदर्श था, विचार था, वो ये था कि हिंदू मुस्लिम
का टकराव, झगड़ा हो सकता है। इस पे देखिए, इन द लेटर फेज, बात के चरण में सर सैयद अहमद वे ऑफ थिंकिंग, उनके सोचने का जो तरीका था वो चेंज रेडिकली, मूल रूप से बदल गया। माने जो पहले सोचा करते थे अब उससे पूरी तरह से वो हट गए। नाउ ही सेड, अब वो क्या कहते हैं, दैट नॉट ओनली वर हिंदूज एंड मुस्लिम टू सेपरेट नेशंस, हिंदू और मुस्लिम दोनों सिर्फ अलग देश नहीं हैं, बल्कि द एम्स, इंटरेस्ट एंड बेसिक कल्चर्स ऑफ दिस टू नेशंस वर कन्फ्लिक्टिंग। इन दोनों नेशंस के यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों के जो एम है यानी टारगेट, जो उनका इंटरेस्ट बने होता है रुचि कल्याण, और उनका जो बेसिक कल्चर है, जो आधारभूत संस्कृति है हिंदू मुसलमानों की, वो बिल्कुल अलग है। द टू नेशंस वर कन्फ्लिक्टिंग, कन्फ्लिक्टिंग मतलब होता है परस्पर विरोधी, वो विरोधी हैं परस्पर, माने वो एक नहीं हो सकते हैं। हेंस दीज टू नेशंस वर ऑल्सो एट वॉर, और इन दोनों नेशन के बीच में युद्ध भी हो सकता है। ये एडवाइज द मुस्लिम्स टू ऑलवेज रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश, वो मुसलमानों को ये एडवाइस देते थे कि वो हमेशा अंग्रेजों के प्रति वफादार रहें, लॉयल रहें। ही रेंटेड अगेंस्ट द बंगालीज, बंगालियों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, और उनका जो पेजेस था यानी जो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट जो निकलता था उसके पेजों पे तमाम जगह बंगालियों के खिलाफ लिखा गया था। ही सेड दैट द कांग्रेस वॉज द हिंदू बॉडी, सर सैयद अहमद खान जी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी है, डोमिनेटेड बाय बंगाली बाबूज, जिसमें बंगाली बाबू का डोमिनेशन है, यानी कांग्रेस के ऊपर बंगाली कल्चर का आधिपत्य है। एंड इट ऑल्सो सर्व देयर इंटरेस्ट, और वो देश की सेवा नहीं सिर्फ अपनी सेवा दे रहे हैं। सर सैयद अहमद एंटी हिंदू व्यूज बिकेम द फाउंडेशन फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, और ये जो सर सैयद अहमद खान जी का एंटी हिंदू व्यू था, एंटी हिंदू कैरेक्टर था, यही आगे जा कर के अलीगढ़ मूवमेंट का फाउंडेशन बना, यानी यहीं से अलीगढ़ मूवमेंट की नींव रखी गई। उसका अगली हेडिंग आप लोग देंगे, रोल ऑफ थियोडर बेग। थियोडर बेग कौन थे और इनका क्या रोल था? द कम्युनल मूवमेंट ऑफ सर सैयद अहमद फाउंड अ फर्म सपोर्टर इन द थियोडर बेग, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ अलीगढ़ कॉलेज। अलीगढ़ कॉलेज के जो पहले प्रिंसिपल थे थियोडर बेग, उनका पूरा का पूरा सपोर्ट मिला सर सैयद अहमद खान जी को इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे लिखा फर्म सपोर्ट, फर्म मतलब होता है बहुत मजबूती से सपोर्ट मिला। He was during his tenure माने कार्यकाल, अपने कार्यकाल के दौरान, that the politics of the Aligarh became anti-Hindu, anti-Bengali and anti-Congress। मतलब ये थियोडर बेग के कार्यकाल में जब उनका टेन्योर चल रहा था, जब वो प्रिंसिपल थे अलीगढ़ कॉलेज के, उस समय अलीगढ़ कॉलेज का पूरा एटमॉस्फेयर जो था वो एंटी हिंदू, एंटी बंगाली और एंटी कांग्रेस हो गया था। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ छोड़ेंगे। द इंस्टीट्यूट गजेट एडिटेड बाय बेग वॉज चार्ज विथ कम्युनल कलर, और ये जो इंस्टीट्यूट गजेट था, वो जो समाचार पत्र था या पत्रिका, मैगजीन, कुछ भी आप कह सकते हैं, जो थियोडर बेग के द्वारा माने लिखा जाता था, वो पूरी तरह से उसमें सांप्रदायिकता का रंग भरा गया था। इट वॉज एक्सप्रेस्ड एंटी बंगाली एंड एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट, और उसमें तमाम वो जो चीज़ें लिखी जाती थी वो एंटी बंगाली और एंटी कांग्रेस होती थी, माने उनकी भावनाओं के खिलाफ होती थी। यहाँ पे तो आप जरूर पैराग्राफ चेंज कर देंगे। इवन आफ्टर सैयद अहमद डेथ द अलीगढ़ मूवमेंट कंटिन्यू टू फॉलो हिज आइडियल्स। यद्यपि सर सैयद अहमद के मृत्यु के बाद भी ये अलीगढ़ मूवमेंट कंटिन्यू था और कुछ आदर्शों के अनुसार आगे बढ़ता रहा। वो कौन कौन से आदर्श? आइडियल ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट के आदर्श, ये हेडिंग डालेंगे। उसके बाद द अलीगढ़ मूवमेंट वॉज बेस्ड अपॉन 4 बेसिक फैक्टर्स या 4 मेन फैक्टर। 4 फैक्टर थे। कौन कौन? पहला फैक्टर है द हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर 2 सेपरेट नेशंस विथ कन्फ्लिक्टिंग एम्स। हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग राष्ट्र हैं, परस्पर विरोधी प्रवृत्ति के अनुसार। और दूसरा नंबर है
सेल्फ रूल और अपॉइंटमेंट्स टू द सिविल सर्विसेज। यदि सेल्फ रूल मतलब अंग्रेज जो पीछे हम आप लोगों को डिक्टेट किए थे कि सेल्फ रूल का डिमांड किया था उन्होंने, और इस चीज़ का भी डिमांड किए थे वो कि सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं एक ही समय पे इंग्लैंड और भारत दोनों में हो। तो ये लिखा हुआ है कि सेल्फ रूल अगर मिलता है, माने भारत अगर आज़ाद होता है, या तो सिविल सर्विसेज में जो अपॉइंटमेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के द्वारा वर नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, वो मुस्लिम समाज के लिए किसी भी तरीके से कल्याणकारी नहीं होगा। सिंस द हिंदूज हैड एन एडवांटेज ऑफ बीइंग वेस्टर्न एडुकेटेड, क्योंकि इसका पूरा का पूरा लाभ हिंदुओं को मिल जाएगा क्योंकि उनके पास वेस्टर्न एडुकेशन का ज्ञान है। और तीसरा नंबर पॉइंट है कि द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स वुड बी वेल प्रोटेक्टेड बाय द ब्रिटिश। ये हेतु यानी इस आंदोलन में कहा गया है ये कि मुसलमानों के हितों की रक्षा पूरी तरीके से की जाएगी अंग्रेजों के द्वारा। हेंस दे शुड नॉट इंडल्ज मतलब होता है लिप्त होना, शामिल होना इन एनी टाइप ऑफ एंटी गवर्नमेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज। शॉर्ट मनी टाइप माने मुसलमानों को यहाँ पे आगाह करके कहा गया है कि आप लोगों के हितों की रक्षा ब्रिटिशर्स के द्वारा यानी अंग्रेजों के द्वारा की जाएगी, इसलिए आप एंटी गवर्नमेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल न हो, लिप्त न हो। एंटी गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे हो गया जेहेतु माने देश गुलाम था तो अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के खिलाफ जो भी आंदोलन होता था उसको एंटी गवर्नमेंट कहा गया। तो वही कहा गया है कि वो लोग एंटी गवर्नमेंट आंदोलन में हिस्सा न लें बल्कि वो अंग्रेजों के राज्य में सुरक्षित हैं, ऐसा मुसलमानों को कहा गया। और इसका चौथा नंबर पॉइंट है द मुस्लिम बीइंग सेफ अंडर ब्रिटिश रूल, मुसलमान अंग्रेजों के शासन में सेफ हैं, सुरक्षित हैं। वुड ओनली पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज कंसर्निंग देयर कल्चरल एडवांसमेंट, और मुसलमानों को सिर्फ उन आंदोलनों में हिस्सा लेना चाहिए जो उनके सांस्कृतिक उन्नति के लिए हो। कल्चरल माने सांस्कृतिक और एडवांसमेंट माने उन्नति, माने उन्हें उन सब क्रियाकलापों में हिस्सा लेना चाहिए, उससे कंसर्न रखना चाहिए जो उनके सांस्कृतिक एडवांसमेंट के लिए हो, उन्नति के लिए। वो अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें आंदोलन नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगले हेडिंग देंगे आप लोग लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का 2 पॉइंट है। सर सैयद अहमद रिफॉर्म वर नॉट वेरी सक्सेसफुल। सर सैयद अहमद खान का जो ये आंदोलन था वो बहुत सफल नहीं था। पहला कारण मैंने पहला हेडिंग देंगे फेलियर। द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ मौलवीज was quite opposed to the liberal reforms सर सैयद अहमद sought to introduce। सर सैयद अहमद जो सुधार इंट्रोड्यूस करना चाहते थे उससे जरा भी इत्तेफाक वो लोग नहीं रखते थे जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन के मौलवी थे, मौलाना थे। माने ये ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है परंपरावादी, रूढ़िवादी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही सिस्टम को मानने वाले कट्टरपंथी थे। उन लोगों ने सर सैयद अहमद खान का विरोध किया कि हमें उनका लिबरल रिफॉर्म नहीं चाहिए। हेंस दिस रिफॉर्म कैन नॉट बी कॉल्ड सक्सेसफुल। इसलिए इस अलीगढ़ मूवमेंट को हम बहुत सफल नहीं मान सकते हैं। और दूसरा नंबर है हेडिंग देंगे आप लोग लिमिटेड एलिट पार्टिसिपेशन। लिमिटेड मतलब ये लिमिट में था, मास पॉपुलेशन तक नहीं पहुंचा। एलिट मतलब होता है समाज का वो हिस्सा जो माने क्या उसको बोलते हैं कुलीन, सम्भ्रांत, उत्कृष्ट लोग, पैसे वाले लोग, पूंजीपति, उन लोगों का ही इसमें पार्टिसिपेशन था। माने उन लोगों की सिर्फ हिस्सेदारी थी। द अलीगढ़ मूवमेंट डिड नॉट रीच द मासेस। अलीगढ़ मूवमेंट मास पॉपुलेशन तक नहीं पहुंच पाया, मतलब नीचे के तबके तक नहीं पहुंच पाया। इट वॉज लिमिटेड टू अ फ्यू लार्ज लैंडलॉर्ड्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड टू अ स्मॉल क्लास ऑफ वेल्दी और एम्प्लॉयड मुस्लिम। ये कहाँ तक सीमित रह गया? सिर्फ जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार, उत्तर प्रदेश के जो बड़े जमींदार थे उन तक सीमित रह गया, या तो फिर जो वेल्दी पैसे वाले या तो गवर्नमेंट जॉब करने वाले मुस्लिम थे सिर्फ उन्हीं तक सीमित होकर रह गया। ये पूरा मास पॉपुलेशन तक नहीं पहुंचा। ये असफलता का दूसरा कारण था। तो उसके बाद लास्ट हेडिंग जो है
इवेल्युएशन, ये आप लोग जरूर देंगे और कोशिश करेंगे कि जितना पॉइंट हम लिखे हैं उसको लिखते हैं। सर सैयद अहमद खान हैज़ बीन ग्रेटली क्रिटिसाइज्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द टू नेशन थ्योरी। सर सैयद अहमद खान का माने कई तरीके से, ग्रेटली मतलब बहुत बड़े पैमाने पे उनकी आलोचना हुई थी। किस लिए? क्योंकि उन्होंने प्रोपगेशन मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, जिस तरीके से वो टू नेशन थियरी माने दो राष्ट्र का जो कंसेप्ट था उसको जिस तरीके से वो प्रोपगेट किए थे उसके लिए उनकी बहुत आलोचना हुई थी। सर्टेन चार्जेस वर ब्रॉट अगेंस्ट अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट के खिलाफ कुछ चार्जेस भी लगाए गए थे, लेड बाय हिम एंड थियोडर बेग, जो आंदोलन सर सैयद अहमद खान के द्वारा और उनके साथी थियोडर बेग के द्वारा जो चलाए गए थे उस पर कुछ चार्जेस लगाए गए थे। वो कौन कौन से चार्जेस थे? पहला नंबर, द अलीगढ़ मूवमेंट वीकेंड द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। अलीगढ़ मूवमेंट भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर रहा था। दूसरा नंबर, द अलीगढ़ मूवमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया एंड द डिमांड ऑफ ए सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम। ऐसा मानना है कि अलीगढ़ मूवमेंट ही उन तमाम चीज़ों के लिए जिम्मेदार था, चाहे तो भारत में सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म मतलब कौमवाद, सांप्रदायिकता जो भी आप समझे, इंडिया में जो फैलाया गया उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया अलीगढ़ मूवमेंट को। और जो ये डिमांड किया गया कि सेपरेट मुस्लिम देश बनाया जाए, मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया जाए, ये भी अलीगढ़ मूवमेंट की देन है, ऐसा माना गया है, इसलिए उसके ऊपर चार्जेस लगाए हुए। तीसरा नंबर पॉइंट को आप थोड़ा कोट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि एक राइटर का नाम यहाँ पे लिखा है फ्रांसिस रॉबिन्सन एंड अदर्स, माने फ्रांसिस रॉबिन्सन और दूसरे ऐसा मानते हैं, विश्वास रखते हैं दैट द मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन 1906 एज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। जिस तरीके से 1906 में मुस्लिम लीग बनी वो डायरेक्ट प्रभाव था अलीगढ़ मूवमेंट का, ऐसा ये फ्रांसिस रॉबिन्सन का मानना है। फिर यहाँ पे आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ दिस एलिगेशंस, अगर इन तमाम आरोपों को हटा दिया जाए, मतलब इन तमाम आरोपों के बावजूद, इट मस्ट बी एडमिटेड, हम ये बिल्कुल इस बात को स्वीकार करते हैं दैट द सर सैयद अहमद खान मैनेज टू गिव फ्रेश होप टू द बैकवर्ड मुस्लिम कम्युनिटी इन 19th century and place fresh aim, inspirations and goal before it। इन तमाम एलिगेशंस को, आरोपों को अगर हटा दिया जाए तो इस बात को बिल्कुल स्वीकार किया जाना चाहिए कि सर सैयद अहमद खान कामयाब हुए थे अपने मैनेजमेंट कामयाब होना, टू गिव द फ्रेश होप, एक नई आशा देने में, किसको? द बैकवर्ड मुस्लिम समाज, वो जो बैकवर्ड क्लास की जो मुस्लिम यानी जो पिछड़े तबके की मुस्लिम समाज था उसको एक नई उमंग, एक नई आशा देने का काम सर सैयद अहमद खान ने किया 19वीं शताब्दी में। एंड प्लेस फ्रेश एम, उनके सामने एक नया लक्ष्य रखा, इंस्पिरेशन मतलब उनको प्रेरणा दिया और उन्हें मंजिल दिखाई, एंड गोल बिफोर इट, कि आपके सामने ये गोल है, आप इसको अचीव कर सकते हैं। ये काम सर सैयद अहमद खान ने किया। द मूवमेंट मैनेज टू रिमूव a great deal of superstition and orthodoxy from the community's way of thinking and modernize it। ये आंदोलन इसलिए भी कामयाब माना जा सकता है कि इसने मुस्लिम समाज के तमाम उन अंधविश्वासों को, उस रूढ़वादिता को, परंपरावादी तमाम विचारों को दूर करने का काम किया। एंड फ्रॉम द कम्युनिटीज वे ऑफ थिंकिंग एंड मॉडर्नाइज इट, मतलब इस समाज के सोच को बदला, अंधविश्वासों को दूर किया और उन्हें मॉडर्नाइज किया। वे ऑफ थिंकिंग माने उनके सोचने का तरीका चेंज हुआ। और सबसे सुंदर लाइन है लास्ट वाला, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार रिमार्क करते हैं, मैंने कहते हैं, सर सैयद अहमद खान को आप ब्रैकेट में लिख दीजिए जैसे हम लिखे थे, या अंडरलाइन भी कर सकते हैं। डेट फॉर द कम्युनिटी, कम्युनिटी माने यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है, कि सर सैयद अहमद खान डेट फॉर द कम्युनिटी समथिंग लाइक व्हाट राजा राम मोहन रॉय हैड डन फॉर द हिंदूज। सर सैयद अहमद खान मुस्लिम समाज के लिए वही किए थे जो राजा राम मोहन रॉय जी ने हिंदू समाज के लिए किए थे। इतना अगर आप लिखते हैं
तो आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वीडियो सुनने के बाद आप अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा मेरा डिक्टेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।